वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 2 में उन सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन ऑटो इम्यून डिजीज, गिव 2 एग्जांपल। सबसे पहले तो ये बताना है कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है और साथ साथ में उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। ऑटो इम्यून डिजीज आर दोज डिसऑर्डर caused when the body immune system goes off the track and start destroying the cell and molecules। इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, हमारी खुद की ही सेल अपनी ही सेल को डैमेज करने लगती हैं। किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हमारी खुद की ही सेल अपनी ही सेल को डैमेज करने लगती है, उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसके 2 एग्जाम्पल क्या है, एक है रुमिनेंट आर्थराइटिस और दूसरा होता है मिस्थेनिया ग्रेविस। ये दो डिजीज कैसी होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, अपनी खुद की ही सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। दिस टाइप ऑफ डिजीज इज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलाइसा। पहले तो एलाइसा का फुल फॉर्म लिखना है, उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ एलाइसा टेस्ट और एलाइसा टेस्ट का एक एप्लीकेशन बताना है। एलाइसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। और इसका एक क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज किस में किया जाता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज निमोनिया। निमोनिया कौन से बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम लिखना है। व्हाट हैपन इन दिस डिजीज, इस डिजीज में क्या होता है और उसके कुछ सिम्टम्स लिखने हैं। निमोनिया किससे होता है, निमोनिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है और एक होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। 2 होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और एक होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और इस डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज में ये पैथोजन जो होता है इंटर करता है हमारी बॉडी में और क्या करता है, ये जो एल्बुलाई होती है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। किसमें प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है एल्बुलाई में, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाती हैं और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो लिप्स और नेल होते हैं, फिंगर की जो नेल होती है सीवियर केसेस में ये ग्रेज टू ब्लूइश कलर की हो जाती हैं और आईज जो होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, हेडेक होता है, चिल होता है और भी इस तरीके से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं किसके, निमोनिया। निमोनिया होता किससे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल एनसीईआरटी की बुक में बनी हुई है, बट हम भी ऐसे एक्सप्लेन कर देते, वो लाइफ साइकिल याद कर लेना, एग्जैक्ट वैसी लाइफ साइकिल बना देना, या तो शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे इस तरीके की कोई लाइफ साइकिल बना देना। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें जब मॉस्किटो होता है किसी पर्सन पे बाइट करता है, ठीक है, एक मॉस्किटो बना देना, एक हैंड बना देना, उस पर बाइटिंग का मतलब बना देना कि मॉस्किटो किसी पर्सन को क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है। जब वो मॉस्किटो उस पर्सन को बाइट करता है तब क्या होता है, उसके बाद बाइटिंग के बाद ये पैरासाइट जो है स्पोरोजॉइड्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, स्पोरोजॉइड के फॉर्म में उस पर्सन के अंदर इंटर करता है। इंटर करने के बाद वो स्पोरोजॉइड सबसे पहले किस पर अटैक करता है, लीवर सेल पे। किस पर अटैक करता है, लीवर सेल पे। लीवर सेल के बाद वो किस पर अटैक करता है, आरबीसी पे। अब मॉस्किटो क्यों बाइट करता है, मॉस्किटो को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग का ब्लड चाहिए, क्या करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो उसको जैसे उसके बॉडी में ब्लड इंटर करता है तो वो क्या करता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस मॉस्किटो के अंदर कंटिन्यू रहता है। अब ये जो स्पोरोजॉइड था, ठीक है, मॉस्किटो के अंदर तो इंटर किया था, अब ये मॉस्किटो जब किसी और पर्सन को बाइट करेगा, ये जो स्पोरोजॉइड है वो मॉस्किटो के किस में स्टोर रहेगा, उसके स्लाइवरी ग्लैंड में। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि स्पोरोजॉइड कहाँ स्टोर रहता है। स्पोरोजॉइड जो होता है वो मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में स्टोर रहता है। उसके बाद जब वो मॉस्किटो किसी और पर्सन को बाइट करेगा तो उसके अंदर इंटर करेगा, उसकी वजह से उस पर्सन के अंदर वो स्पोरोजॉइड इंटर कर गया है। अब जैसे उस पर्सन पे जब कोई मॉस्किटो आके बाइट करेगा तो उसको स्पोरोजॉइड उसकी बॉडी में आ गया। उसके बाद जो है इस तरीके से, इसीलिए बोला जाता है जो मलेरिया के पेशेंट होते हैं इसलिए उनको जो है मॉस्किटो नेट के अंदर रखा जाता है, क्योंकि वो स्पोरोजॉइड उनकी बॉडी पे है, ठीक है,
वो स्पोरोजॉइट उस पर्सन की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो जब उस पर कोई मॉस्किटो आके फीड करेगा तो उसके अंदर फिर से वो स्पोरोजॉइट एंटर कर गया, तो वो मॉस्किटो फिर किसी और हेल्थी पर्सन पे जब जाके फीड करेगा फिर से वो उसकी बॉडी में चला जाएगा। इसी वजह से बोला जाता है कि मॉस्किटो की लाइफ साइकिल को, मींस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है, एक तो ह्यूमन बीइंग होता है, दूसरा मॉस्किटो होता ही होता है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा मॉस्किटो काटता है, मींस फीमेल की मेल, कौन सा मॉस्किटो बाइट करता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है। इसी से क्यों, क्योंकि मेल तो रिप्रोडक्शन नहीं करता, फीमेल रिप्रोडक्शन करती है, तो फीमेल को ही ब्लड चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, इसीलिए ऑलवेज हमेशा फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करता, मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता। तो वो लाइफ साइकिल बना देना, 2-3 पॉइंट लिख देना, कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के मेथड के नाम बताने हैं, साथ साथ में उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करना है। सबसे पहला है सर्जरी। द ट्यूमर सेल आर सर्जिकली रिमूव टू रिड्यूस अ लोड ऑफ द कैंसीरियस सेल। जो कैंसीरियस सेल होती है, सर्जरी करके जो कैंसीरियस सेल हुई है, मीन्स जो ट्यूमर सेल है, सर्जरी से उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, ताकि अब जैसे सर्जरी वहीं पे की जाती है जहाँ पे सर्जरी पॉसिबल है। मीन्स अगर हमारे ईसोफेगस में कैंसर हो गया तो वहाँ पे सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो सर्जरी भी ऐसी जगह पे ट्रीटमेंट, ये सर्जरी का यूज किया जाता है जहाँ पे पॉसिबल होता है। बाकी सर्जरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसको काट के ही बाहर निकाल देना, ताकि वो कैंसीरियस सेल आसपास की सेल को अपने कांटेक्ट में ना ला पाए। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है रेडियोथेरेपी। नाम से पता चला रेडियोथेरेपी मीन्स कुछ रेडिएशन, जो ट्यूमर सेल होती हैं उस पर क्या किया जाता है, रेडिएशन प्रोवाइड की जाती, मीन्स रेडिएशन डाली जाती है, और वो रेडिएशन क्या करती है, वो जो कैंसीरियस सेल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। आसपास की जो सेल होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, जो ट्यूमर सेल होती हैं या जो कैंसीरियस सेल है उस पर रेडिएशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि उसमें जो पैथोजन है वो उनकी डेथ हो जाए और धीरे धीरे वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ट्यूमर से। ये हो गया रेडियोथेरेपी। नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, एक स्पेशल ड्रग का यूज किया जाता है, मीन्स मेडिसिन जो दी जाती है वो एक स्पेशल ड्रग से मिलकर बनी हुई होती है, वो क्या करती है, वो धीरे धीरे कैंसीरियस सेल को गला देती है, ठीक है। बट जितने भी ड्रग मीन्स जितनी भी मेडिसिन कैंसर के केस में यूज की जाती हैं, मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट क्या होता है, हेयर लॉस हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। नोटिस किया होगा जितने भी पर्सन होंगे उनके जिसके भी कैंसर हुआ होगा उनके हेयर्स क्या होते हैं, लॉस जाते हैं, और उनके अंदर एनीमिया हो जाता है, मीन्स खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज, ये लास्ट ट्रीटमेंट है, इम्यूनोथेरेपी। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाइड टू अल्फा इंटरफेरॉन। बुक में 2 जगह इंटरफेरॉन का नाम लिखा गया है, बट एक अल्फा इंटरफेरॉन होता है, एक इंटरफेरॉन, कंफ्यूज मत होना, अल्फा इंटरफेरॉन अलग चीज है, इंटरफेरॉन अलग चीज है। इंटरफेरॉन क्या होता है, वो वायरस इन्फेक्टेड सेल पे मतलब वो प्रोटीन सिक्रेट करता है, उसे इंटरफेरॉन कहते हैं। बट अल्फा इंटरफेरॉन क्या एक प्रकार का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। इस अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया था। तो 4 ट्रीटमेंट होते हैं कैंसर के, कौन कौन सा, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड लास्ट इज इम्यूनोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द 3 स्पीसीज ऑफ फंगी दैट कॉजेज अ रिंगवर्म, मेंशन द सिम्टम्स। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फंगी से कौन कौन सी डिजीज होती, मीन्स कौन कौन सी फंगी है जो कि रिंगवर्म डिजीज कॉज करती, साथ साथ में उसका सिम्टम्स भी लिखना है। इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम, किससे होता है, माइक्रोस्पोरम से होता है, ट्राइकोफाइटॉन से होता है और इपीडर्मोफाइटॉन से होता है। किससे होता है, माइक्रोस्पोरम से, ट्राइकोफाइटॉन और इपीडर्मोफाइटॉन से। और साथ साथ में इसका सिम्टम्स बताना है। सिम्टम्स ये होता है, सबसे पहली बात तो है फंगी वहीं पे ग्रो करता है जहाँ पे उसको मॉइस्चर मिलता है। तो मॉइस्चर कहाँ मिलता है, हमारे स्कैल्प पे मिलता है, मीन्स हमारे सर पे मिलता है उसको मॉइस्चर, और फिंगर्स के नेल के बीच में उसको मॉइस्चर मिलता है। तो ऐसी ऐसी जगह पे क्या होता है, फंगस की ग्रोथ होती है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, ड्राई, जहाँ पे भी फंगस ग्रो करता है वहाँ पे वो ड्राई रीजन, मीन्स जो बालों में डैंड्रफ लग जाते हैं वो भी क्या एक प्रकार का रिंगवर्म ही होता है। जैसे ड्राई हो गया, स्कैली लीजन ऑन द नेल एंड द स्किन, स्किन और नेल्स पे क्या होता है, वहाँ पे भी जो है कुछ वाइट से
फंगस लाइक स्ट्रक्चर मतलब दिखाई देते, वही क्या होता है उसका सिम्टम्स हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय अ विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, मीन्स कैसे आइडेंटिफाई करते कि उस पर्सन को विड्रॉल सिंड्रोम हुआ। विड्रॉल सिंड्रोम का मतलब होता है उसी पर्सन को होता है जो ड्रग या अल्कोहल अब्यूज करते हैं, मीन्स ड्रग या अल्कोहल का यूज करते। जो भी पर्सन ड्रग और अल्कोहल का यूज करते हैं, सपोज उनको अगर एक दिन ड्रग या अल्कोहल नहीं मिलता है तो उनकी बॉडी क्या करती है, डिमांड करती है। डिमांड किस चीज़ की करती है, मीन्स हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो वो जो डिमांड कर रही है बॉडी, मतलब बार बार बॉडी से क्या हो रहा है, डिमांड आ रही है। तो वही जो डिमांड आ रही मीन्स उसमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। बॉडी की और भी बहुत सारे ऑर्गन है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए डिमांड करती है, मीन्स हमें वो चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। तो वही जो डिमांड कर रही है हमारी बॉडी, उसी को कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, स्वेटिंग होती है। मीन्स जो भी कोई अल्कोहल अब्यूज करता है या ड्रग अब्यूज करता है, अगर उसको एक दिन भी ये प्रोडक्ट ना मिले तो उसमें क्या होता है, उसकी बॉडी से स्वेटिंग होती है। और क्या होता है, एनिसिटी, घबराहट होती है, नोजिया होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं किसके, विड्रॉल सिंड्रोम के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय अल्कोहल ड्रग अब्यूज। हार्मफुल इफेक्ट बताना है किससे, जो कि अल्कोहल या ड्रग को अब्यूज करने से होता है। एक्सेस डोज can lead to a coma or the death due to the cerebral hemorrhage and respiratory and the heart failure। अगर जो लोग अल्कोहल या ड्रग का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्या होता है, सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। रिस्पिरेटरी मतलब रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, हमारा रिस्पिरेटरी ऑर्गन मीन्स हमारा जो लंग्स है वो डैमेज हो जाता है। हार्ट फेलियर, हार्ट हमारा फेल हो जाता है ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग। नेक्स्ट क्या होता है, इट विल डैमेज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लीवर। और साथ साथ में अल्कोहल या ड्रग का ज़्यादा यूज करने से क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा लीवर क्या होता है, डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज स्लाइवा एक्ट इन द बॉडी डिफेंस। किस तरीके से स्लाइवा जो है प्रिवेंट करता है जब कोई भी माइक्रोब्स बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। स्लाइवा के पास क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। विच एंजाइम इज प्रेजेंट, दैट इज लाइसोजाइम एंजाइम। अब ये लाइसोजाइम एंजाइम जो स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, जब फूड से कोई भी अगर माइक्रोब्स इंटर कर जाते तो ये लाइसोजाइम एंजाइम जो स्लाइवा में प्रेजेंट होता है वो उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। तो इस तरीके से स्लाइवा क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को बाय द माइक्रोब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का वेल लेबल डायग्राम बनाना है। जैसे ये इसका डायग्राम है, यहाँ पे भी बहुत सारे सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इन सब के बीच में प्रेजेंट होता है क्या, कौन सा बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड। जैसे ये क्या है, ये से होता है इसका एंटीजन बाइंडिंग साइड, यहीं पे एंटीजन आके बाइंड करता है। ये भी क्या, एंटीजन बाइंडिंग साइड। और ये जो छोटी छोटी चेन्स दिखाई देती है इसे कहते हैं लाइट चेन, जो लॉन्ग चेन होती है उसे कहते हैं हैवी चेन। तो ये डायग्राम है किसका, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कभी भी अगर डिफ्रेंशिएशन लिखना हो तो सबसे बेस्ट है लिखने का, उसको कॉलम वाइज लिखेंगे। मीन्स दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ जिसके इसके बीच में पूछा गया, एक तरफ हमने लिख लिया प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरी तरफ हम लिखेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रकार का फिजिकल प्रोसेस होता है। इट रिमूवल ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। मेनली इसमें फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूज करके क्या किया जाता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन टेक्निक। नेक्स्ट इज सेकेंडरी, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये फिजिकल प्रोसेस होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और सेकेंडरी कैसा होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है दैट एम्प्लॉयज द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। सीवेज में बहुत सारे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एरोबिक भी होते हैं और एनारोबिक भी होते हैं। मीन्स एरोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं उन्हें एरोबिक कहते हैं, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं उन्हें एनारोबिक कहते हैं। तो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी
वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स जो भी वेस्ट मटेरियल उस वाटर के अंदर प्रेजेंट होता, उस सीवेज के अंदर प्रेजेंट होता, उसको वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, मीन्स ईट कर लेते हैं, और उसके बाद वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये डिफरेंस है किसके किसके बीच में, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरियम इन द प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज। कौन सा बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस करता है क्या, स्विस चीज। स्विस चीज has a large hole due to the production of large amount of CO2 by the bacteria Propionibacteria servani। ये स्विस चीज में जैसे चीज होता है, इसमें इस तरीके से छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। ये छोटे छोटे होल्स जो प्रेजेंट होते हैं किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये स्विस चीज कौन से बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, दैट इज Propionibacteria servani। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स अ ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड फर्मेंटर। इंडस्ट्री में जो माइक्रोब्स की ग्रोथ कराई जाती है एक लार्ज स्केल में, या हम बोले लार्ज वेसल्स में ग्रोथ कराई जाती है माइक्रोब्स की, उसे कहते हैं फर्मेंटर। फर्मेंटर क्या होता है, इंडस्ट्री में लार्ज वेसल्स में जब माइक्रोब्स की ग्रोथ कराई जाती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, नेम द एंटीबायोटिक्स। सबसे पहली एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है। सबसे पहले डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और उस एंटीबॉडी का नाम क्या है, उन एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। क्या है, पेनिसिलिन। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साइंटिस्ट who established the full potential of penicillin as an antibiotic। उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिस साइंटिस्ट ने फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी पेनिसिलिन के बाद। किसने की थी, अर्नेस्ट चेन ने की थी और हॉरल्ड फ्लोरे ने की थी। और इनको, इन दोनों साइंटिस्ट को और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला था अपनी डिस्कवरी करने के लिए। तो फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी, अर्नेस्ट चेन और हॉरल्ड फ्लोरे ने की थी। और फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन वन कॉमर्शियल यूज ऑफ लाइपेजेस। लाइपेजेस का एक यूज बताना है। लाइपेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। लाइपेज का यूज किस में किया जाता है, डिटर्जेंट में किया जाता है। एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। जो लॉन्ड्री में डिटर्जेंट रखे जाते हैं उसके अंदर लाइपेज मिक्स रहता है। तो जितने भी क्लॉथ आते हैं लॉन्ड्री में उस ऑयली स्ट्रेन को ये लाइपेज क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो कॉमर्शियल यूज क्या है लाइपेज का, लाइपेज का यूज किया जाता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में टू स्ट्रेन द ऑयली सब्सटेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेडिकल यूज ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए का एक मेडिकल यूज बताना है। इसका यूज किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब कोई भी पर्सन किसी को ऑर्गन देता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय जो है साइक्लोस्पोरिन ए का यूज किया जाता है। ये किसकी तरह काम करता है, इम्यून सप्रेसिव एजेंट की तरह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फंक्शन डज मिथेनोजन परफॉर्म इन द लुमेन ऑफ कैटल। मिथेनोजन किस में प्रेजेंट होता है, कैटल के लुमेन में प्रेजेंट होता है। लुमेन का मतलब होता है उसके स्टमक में प्रेजेंट होता है। अब हमें ये बताना है कि ये मिथेनोजन जो प्रेजेंट होता है कैटल के रुमेन में, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उसके रुमेन में। ये क्या करता है, जो जितने भी कैटल्स होते हैं वो किसको ईट करते हैं, ग्रासेस को। और ग्रासेस में क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, सेलुलोइक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये मिथेनोजन क्या करता है, मिथेनोजन उस सेलुलोइक सब्सटेंस को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि इजीली जो है कैटल के अंदर वो सब्सटेंस, मतलब जो ईट किए हैं ग्रासेस, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है मिथेनोजन किसके अंदर, कैटल के लुमेन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 अल्कोहलिक ड्रिंक प्रोड्यूस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वे विद डिस्टिलेशन। 2 ऐसे अल्कोहलिक ड्रिंक के नाम बताने हैं जो कि डिस्टिलेशन से किया जाता है। 2 ऐसे अल्कोहलिक ड्रिंक के नाम बताने हैं जो कि विदाउट डिस्टिलेशन से किया जाता है। तो बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से किया जाता है, दैट इज वाइन एंड बियर।
1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, विदाउट डिस्टिलेशन, बिना डिस्टिलेशन के विस्की और रम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी 4 डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड बाय एन एंटीबायोटिक। 4 ऐसी डिजीज के नाम बताओ जो कि किससे ट्रीट किया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक। सिंपल है, 4 ऐसी डिजीज का नाम बताओ जिसमें एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। डिप्थेरिया, लेप्रोसी, प्लेग, और क्या होगा, और क्या क्या कुष्ठ रोग भी हो सकता है। तो ये 4 ऐसी डिजीज है जो कि ट्रीट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक का यूज करके इनको ट्रीट किया जाता है। ऑफ देयर एग्जाम्पल, पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन क्रॉप्स आर washed down into the soil. From the soil, these are absorbed by the plant along with water and minerals, and thus they enter the food chain. While consuming the crop, human beings also consume these pesticides, which get accumulated in our body. क्या होता है पूरा प्रोसेस, जैसे पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है क्रॉप पे ताकि उस पर इंसेक्ट्स ना लगे। तो जो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है क्रॉप्स पे, वो क्या होता है, वो क्रॉप पे पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया तो उस पर जो है उसके बाद वो जो है सॉइल के द्वारा किसमें इंटर किया, प्लांट में आ गया। पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया है और मिनरल्स के द्वारा वो वाटर में मिक्स हो गया। वाटर में मिक्स होने के बाद जो ये फूड चेन कंटिन्यूअस का चलती रहती है, तो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट को, तो उनकी बॉडी में भी वो क्या होगा, इंटर करेगा, जिसकी वजह से वो पेस्टिसाइड्स धीरे धीरे बॉडी के अंदर क्या होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, स्टोर होने लगता है। जैसे उसमें पेस्टिसाइड्स का जो यूज किया था क्रॉप में, वो किस में हो जाता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है। उसके बाद सॉइल से एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट उसे एब्जॉर्ब करते हैं बाय द विद द वाटर या मिनरल्स के द्वारा। जैसे हम वाटर डाल देते हैं पॉट्स में, तो उसमें क्या होता है, प्लांट्स उसको रूट की हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो प्लांट के अंदर तो इंटर कर जाएगा। वो पेस्टिसाइड्स इंटर करने के बाद वो अलग अलग फूड चेन में इंटर करेगा, कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेंगे तो उनकी बॉडी में वो पेस्टिसाइड्स इंटर करेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो पेस्टिसाइड्स क्या होता है, ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी एनिमल्स हो, उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मीन्स इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ पेस्टिसाइड्स या बीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स। इन सब का जो यूज़ किया जाता है जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, साथ साथ में एनिमल और ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ की एटमॉस्फेयर पे जो ओजोन प्रेजेंट होता है, जो ओजोन की लेयर प्रेजेंट होती है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, वो फंक्शन क्या करती है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिलीज होती है, वो ओजोन की लेयर उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि वो अर्थ की एटमॉस्फेयर पे वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंटर ना करे। अगर वो इंटर करेगी तो वो क्या होगा, ह्यूमन बीइंग के लिए और साथ साथ में जितनी भी स्पीसीज इस अर्थ पे सर्वाइव करती हैं उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो ये क्या करती हैं, ओजोन की लेयर जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है वो उसको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 2 मैन मेड इकोसिस्टम। 2 मैन मेड इकोसिस्टम का नाम बताना है। एक तो हो गया गार्डन, दूसरा हो गया पॉन्ड्स। ये दोनों कैसे होते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल इज द प्रोडक्शन दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइज इन अ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड एंड द एनर्जी टेक प्लेस। जैसे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे एक फूड चेन के फॉर्म में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, इस तरीके से एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसी को कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। Next question is why is ozone layer getting depleted at the higher level of atmosphere? ओजोन की लेयर में डिप्लीशन किसकी वजह से हो रहा है, ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ CFC दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। CFC की वजह से मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन में क्या हो रहा है, होल हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्पीसीज हैं वो प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पा रही और उससे उनकी डेथ हो जा रही। और ये CFC गैस किससे प्रोड्यूस होता है,
जेनेटर से प्रोड्यूस होता है। हमने इस पूरे लेक्चर में प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।